हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने लाइफ में और अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी कर रहे होंगे पूरे पैशन, जील और इंथुजियाज़म के साथ। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड, रिलेटिव, सोसाइटीज़ में आप जहाँ पर भी, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, आप कहीं पे भी अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को फायर की तरह दूसरे तक भी पहुंचाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आज आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आप सभी से सिलेबस के बारे में बात करूँगा। सिलेबस किस चीज़ का? एनटीए, नेट, जेआरएफ का, जिसको पढ़कर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी भारत के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में, बहुत ही कम समय में, कंसाइज वे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है। इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है मास्टर्स की, पीजी की। आपको मिनिमम मास्टर्स पास करना होता है। जब आप पीजी कर लेते हैं, पीजी के बाद या पीजी में अपियरिंग में भी आप इस एग्ज़ाम में अपियर हो सकते हैं। इसमें दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 ये कॉमन पेपर है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर से हों, चाहे आप इकोनॉमिक्स से हों, चाहे आप फिजिक्स से हों, चाहे आप केमिस्ट्री से हों, चाहे आप बायोलॉजी से हों, चाहे आप साइकोलॉजी से हों, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, पेपर 1 आपके लिए कॉमन होता है सभी के लिए। पेपर 2 जो होता है वो आपका अपना पेपर होता है। आपने मास्टर्स जिस भी सब्जेक्ट से करा है, जो भी सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में है, रहा था या है, वो सब्जेक्ट से ही आपके क्वेश्चंस पेपर 2 में रहते हैं। तो पेपर 1 की बात करते हैं, क्योंकि पेपर 1 एक सामान्य पेपर है, कॉमन पेपर है। ये सभी बच्चों के लिए एक सा होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन में दो दो मार्क्स का होता है। तो 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। और पेपर 2 कितने मार्क्स का होता है? 200 का, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की संख्या 100 होती है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो 100 इंटू 2, 200। इट मीन्स पेपर 1 और पेपर 2 को अगर आप समअप कर दें तो 300 का पेपर आपका बनता है, होता है। उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ्स आती हैं। हर सब्जेक्ट्स के अलग अलग कट ऑफ आते हैं। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के हो तो आपके लिए अलग कट ऑफ आएगा, इकोनॉमिक्स के लिए हो तो अलग कट ऑफ आएगा, साइकोलॉजी के हो अलग आएगा, फिजिक्स के हो अलग आएगा। तो सारे सब्जेक्ट्स के कट ऑफ मेरिट लिस्ट अलग अलग आती है। वो डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट में बच्चे ने कितना स्कोर किया है। पर ये होता है कि ऑल ओवर इंडिया से ऑलमोस्ट हर साल साल में, क्योंकि ये 2 बार होता है, तो करीब करीब 6% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नेट क्वालिफाई करते हैं और 1% बच्चे जेआरएफ के लिए जाते हैं। ठीक है। तो नेट और जेआरएफ क्या होता है? नेट पास करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में या इंडिया के कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो बनने के लिए। और जेआरएफ अगर कर लेते हो तो आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाता है और उसके साथ ही साथ आपको हर मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप देती है, जो कि ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ होता है। तो ये दो चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है हायर एजुकेशन में। अब आते हैं सिलेबस पे। पेपर 1 का सिलेबस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही छोटा है। ठीक है। आप इसमें अगर थोड़ा सा हार्डवर्क कर दें, है ना, फोकस्ड होकर, तो आप बहुत ही इजीली आउट ऑफ 100 80 प्लस 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का मार्क्स लग कर आपका मेरिट बनता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 में अलग अच्छा करें, पेपर 1 में। अगर आप किसी बच्चे का पेपर 2 अगर वीक है, अगर वो पेपर 1 में बहुत अच्छा कर दे, तो पेपर 2 में अगर उसका कम भी है तो भी उसका एड ऑन होके वो क्वालिफाई कर जाता है। तो आपके लिए दोनों ही पेपर बड़े महत्वपूर्ण हैं। और पेपर 1 इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस पर इलिसिट कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि पेपर 1 जो है ये एक ईजी पेपर होता है। इसमें बहुत कम समय में आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए पेपर 1 को आप अच्छे से करें। अब आते हैं सिलेबस के ऊपर, क्या क्या आपको करना है। तो देखिए, इसमें 10 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट्स पेपर 1 में। पहला यूनिट जो है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी में इसको शिक्षक अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा? आपको कौशल के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको योग्यता कि टीचर के लिए क्या योग्यता होती है, क्या कौशल होता है, एक टीचर को कैसे एक आइडल टीचर होना चाहिए, उनको क्या क्या मीन्स, क्या क्या मैथोडोलॉजी, ठीक है, क्या क्या अप्रोचेस उनके होने चाहिए। इसमें कुछ फिलोसफर्स के बारे में, जैसे ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, फिर गैगने एंड ब्रिग्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग्स को करना है। इट मीन्स कि मिला जुला के टीचर के अंदर का जो स्किल्स होता है उसको डेवलप करना, इसका मेन मोटो है इस चैप्टर का, कि एक टीचर जो हो वो बहुत ही स्किल्ड हो। क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता था।
अब के टाइम में अगर इतने सारे एग्जाम्स होते हैं प्रोफेसर बनने के लिए चाहे टीचर बनने के लिए, तो उसमें इसलिए होता है ताकि आप एग्ज़ाम पास करते हो, इट मीन्स आप स्किल्ड हो, आपके पास नॉलेज है, सब्जेक्ट का भी नॉलेज है, और प्लस आपके पास जो टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है। देखिए नॉलेज बहुतों के पास हो सकता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका सबके पास नहीं हो सकता। ठीक है, नॉलेज अगर कोई भी अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ता है तो उसको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, लेकिन कन्वे करना आपको जो आता है, आप उसको कितने सिंपलेस्ट तरीके से बच्चों के बीच, स्टूडेंट्स के बीच, सोसाइटीज़ के बीच आप रख सकते हो ताकि सभी को समझ में आ जाए, वो सबके बस की बात नहीं होती। तो ये स्किल आपको इम्प्रूव कौन कराएगा? टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें टीचर्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी। देखिए आप जब हायर एजुकेशन में गए हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शोधार्थी के गुण हैं, एक रिसर्चर के गुण हैं। अदरवाइज आप हायर एजुकेशन में क्यों आते? आप ग्रेजुएशन के बाद भी तमाम तरह के जॉब्स हैं, आप एसएससी, बैंक, रेलवे और भी कई तरह के एग्जाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप जॉब्स ले सकते थे, पर आपने मास्टर्स करा, अब आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर एक शोधार्थी है, आपके अंदर एक रिसर्च स्कॉलर है। तो इसलिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाया जाता है ताकि जो भी बच्चे उच्च शिक्षा में आए, प्रोफेसर बने, उनमें एक रिसर्चर हो। रिसर्चर मतलब जिसमें हम जो हमेशा खोज करने पे विश्वास रखता हो। ऐसा नहीं है कि जो आपको पढ़ा दिया गया बस वही आपने पढ़ लिया। रिसर्च स्कॉलर का मतलब क्या है कि जो आपने पढ़ा आप उसमें भी बिल्कुल उसके अंदर तक जाते हो, उसमें नए थ्योरीज को डेवलप करते हो, आप अपने रिकमेंडेशन देते हो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है जिसको पढ़कर, सीख कर, समझ कर आप एक रिसर्च स्कॉलर की तरह काम करते हो, एक रिसर्चर की तरह काम करते हो, और सब्जेक्ट्स पे बहुत ही डेप्थ में आपका कमांड हो जाता है, और आप हर चीज़ों को क्रिटिकली पढ़ते हो, एनालाइज करते हो, डेमोन्स्ट्रेट करते हो। ठीक है, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सैम्पलिंग पढ़ना है, क्योंकि जब आप पीएचडी के लिए जाएंगे तो आपको रिसर्च ही तो करना है। आप एमए के बाद अगर पीएचडी करेंगे तो आपको रिसर्च करना है। तो रिसर्च करने से पहले आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ लें। इससे क्या होगा कि आपको पीएचडी में भी हेल्प मिलेगी, प्लस जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे पढ़ाने एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी नोट्स प्रिपेयर करने में, बच्चों को समझने में, बच्चों के मेंटेलिटी को समझने में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आपको पीएचडी एंट्रेंस में भी बहुत हेल्प मिलता है। ठीक है, इसके बाद थर्ड यूनिट है गद्यांश का, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। ये बहुत ही कॉमन है, आप सभी ने क्लास 5th के बाद से ही आजकल सीबीएसई या स्टेट बोर्ड्स में भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, जिसको हिंदी में गद्यांश कहते हो, वो रहता है। तो ये बहुत ही कॉमन है, नेट में भी बहुत टफ नहीं होता, बहुत ही सिंपल लेवल का ही होता है। अगर आप डेली कोई न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो द हिंदू हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो, अगर आप पढ़ते हैं तो आप आरसी बहुत इजीली कर लेंगे। ठीक है, आरसी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में आया करता था या आया करता है। तो आपको इसके लिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको इंग्लिश में वोकेबलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप बहुत कम समय, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, तो उस लिमिटेड टाइम में आपको 5 क्वेश्चन आपका आरसी का आता है। और आरसी एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे 5 में 5 क्वेश्चन सही करना बहुत ही हरक्यूलियन टास्क नहीं है, बहुत ही ईजी वर्क होता है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपकी रीडिंग अच्छी है, आपकी थिंकिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप विद इन अ मिनट या टू, विद इन अ मिनट और 2 आप 5 के 5 क्वेश्चन सही टिक करके 10 मार्क्स अपने झोले में भर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन, इससे हम सभी नोन हैं, कॉग्निजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारे यूनिट 4 है वो है कम्युनिकेशन का, हिंदी में क्या कहते हैं? संप्रेषण। देखिए कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपसे जुड़ा हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन, संप्रेषण, संचार, ये बड़ा ही आवश्यक है हमारे निजी जीवन में ही, उच्च शिक्षा के लिए ही नहीं बल्कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए भी। अगर आपको इस दुनिया में एग्जिस्ट करना है तो बिना कम्युनिकेशन के आप कैसे एग्जिस्ट करोगे? आप लोगों से बात करते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, अपने इमोशंस को शेयर करते हो, अपने फीलिंग्स को शेयर करते हो, वो सब कम्युनिकेशन के थ्रू ही संभव हो पाता है। लेकिन कम्युनिकेशन तो सब करते हैं, लेकिन एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, प्रभावशाली जो है संप्रेषण हम कैसे कर सकते हैं, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, और हम अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। हम अपने क्लास में, अगर हमारे 50 बच्चे क्लास में हैं कॉलेज में, तो उस 50 बच्चे में सब, जरूरी तो नहीं है ना सभी का मेंटल जो एप्टीट्यूड है वो एक जैसा हो, सभी की मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड अलग अलग हो सकती है। तो उनको समझना और उनको समझकर लेक्चर को देना,
ये आपको कम्युनिकेशन सिखाता है। तो कम्युनिकेशन में हमें बहुत ही इजी यूनिट है ये। इसका जो कंटेंट है वो बहुत ही छोटा है। तो 1 से 2 दिन में अगर आप कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, किसी अच्छे बुक से, तो आप कम्युनिकेशन में भी बहुत ही इजीली 5 क्वेश्चन आएगा तो 5 दूनी 10 मार्क्स आप इसमें भी अपना पक्का कर सकते हो। ये इजी यूनिट है, ठीक है। इसके बाद 5th यूनिट पे आइए, क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी। इसका मतलब कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें हमें आईटी के बारे में पढ़ना है, लेकिन आईटी को हमें इंजीनियरिंग लेवल का नहीं पढ़ना। इसमें हमें आईटी में क्या पढ़ना है? बेसिक्स। बेसिक मतलब बहुत सारे फुल फॉर्म हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि बीसीडी हो गया, है ना, इसके बाद जो है एचटीपी हो गया, ठीक है, डब्ल्यू हो गया। तो ऐसे 50-100 फुल फॉर्म्स होते हैं। उसका आप चार्ट बना लीजिए, वो किसी भी पेपर 1 की बुक में आपको मिल जाएगा। उसको चार्ट बना के एक बार आप गो थ्रू करते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहता है हर बार, बिल्कुल प्रीफिक्स है, ये रहेगा ही। इसके अलावा आपको आउटपुट मेमोरी, ठीक है, इनपुट मेमोरी, ठीक है, स्टोरेजेस के बारे में पढ़ना है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रेलिवेंस है प्रेजेंट सिनेरियो में, एडुकेशन में हम उसका कैसे एड्स को डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल एड्स में भी हम आईटी का यूज़ करते हैं, प्रोजेक्टर का, स्लाइड्स का, लैपटॉप का, इंटरनेट का। तो ये सभी चीज़ों को पढ़ना है, लेकिन बहुत ही बेसिक, जो आईटी का जो बेसिक है, चाहे वो फुल फॉर्म हो, चाहे वो इनपुट हो, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो स्टोरेज हो, ठीक है, चाहे वो जीबी हो, एमबी हो, टीबी हो, ये सारे जो भी स्टोरेज हैं, बहुत ही बेसिक आपको पढ़ लेना है। तो आप इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो है पीपल एंड इन्वायरमेंट। हिंदी में क्या कहते हैं? मानव और वातावरण। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको बेसिकली इन्वायरमेंट के सेंटर्ड से पढ़ना है। जैसे बहुत सारे प्रदूषण हैं, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो बहुत सारे पॉल्यूशन के टाइप्स हैं, उसको पढ़ना है, उसके कॉजेज़ को पढ़ना है और उसके रिमेडीज़ को भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप एक रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हो, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सोसाइटी का एक दबाव होता है, एक दायित्व होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप हर चीज़ का रिमेडीज़ ढूंढें। अगर नहीं है सोसाइटी में प्रेजेंट तो आप ढूंढें, क्योंकि आप रिसर्चर बनने जा रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स से आप जो हैं नोन हो, फेमिलियर हो, कॉग्निजेंट हों, ताकि आप उसके रिमेडीज़ को ढूंढ सकें और समाज के साथ साझा कर सकें। तो पॉल्यूशन पढ़ना है। पॉल्यूशन के बाद क्या पढ़ना है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, और इन्वायरमेंट के जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हो गए, है ना, तो ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है। इट मीन्स क्लास 6, 7, 8 का जो आपका साइंस का बुक है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स वो भी। तो इससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि कोई पेपर 1 का आप बुक ले लें, उसके कंटेंट्स को देखें और वो तैयार करें। तो ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज है। इसमें बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे हैं जो आपके काम के हैं, तो इस यूनिट को भी आप कर सकते हो। इसमें आपको बेसिकली इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से साइंस को पढ़ना है। साइंस में बहुत कुछ है, लेकिन आपको इसमें आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो क्या होगा? इन्वायरमेंट, पर्यावरण के दृष्टिकोण से आपको ये चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है वो क्या है? हायर एजुकेशन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मतलब उच्च शिक्षा और राजनीति, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें हायर एजुकेशन के बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं, कम से कम 20 मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे राधा कृष्णन कमीशन हो गया, यशपाल कमेटी है, ठीक है, उसके बाद सैडलर कमीशन है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन हो गया, ठीक है, शर्मा कमेटी हो गई, और भी बहुत सारे हैं। इस तरह के कम से कम 15 से 20 कमेटी के नेम और उसके रिकमेंडेशन और उसके ऑब्जेक्टिव, कब आया, ईयर भी। तो ये 3-4 चीज़ें आपको रिकमेंडेशन में पढ़ लेना है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन रिकमेंडेशन के जरूर रहते हैं हर बार, चाहे वो सैडलर कमीशन से हो, चाहे वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन से हो, चाहे वो राधा कृष्णन कमेटी से हो। तो 1 क्वेश्चन जरूर रहता है या 2 क्वेश्चन भी। तो आप रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ें और सिर्फ आपको हायर एजुकेशन पे फोकस करना है, स्कूल एजुकेशन पे नहीं। आप स्कूल में नहीं जा रहे पढ़ाने, आपको कॉलेज में पढ़ाना है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है। तो आपको जो भी तैयार करना है वो हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसके बाद पॉलिटी में क्या पढ़ना है? पॉलिटी में जो बेसिक्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट का एज, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर हो गए, स्पीकर हो गए, ठीक है। उसके बाद जुडिशरी के बारे में आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, ठीक है। तो मतलब जो बेसिक्स आपके जो स्ट्रक्चर हैं, एग्जीक्यूटिव के, लेजिस्लेटिव के, जुडिशरी के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, प्रेसिडेंट हों, है ना, वाइस प्रेसिडेंट हों, उनका क्या एज है, किस एज में वो बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए क्या एज होता है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपको पढ़ लेनी है।
उसके बाद आपको इस यूनिट में कुछ आर्टिकल्स देखना है, जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 47, ठीक है। इस तरह के कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आर्टिकल्स तो बहुत सारे हैं, आज के टाइम में 400+ आर्टिकल्स हैं पूरे संविधान में। हमें सब नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आपके साइबर टेररिज्म से रिलेटेड कुछ अभी नए नए साइबर लॉज आए हैं, वो पढ़ने हैं। तो जो हमारा उच्च शिक्षा से संबंधित है, मुझे लगता है कम से कम 10 से 12 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके आप लिस्ट बनाओगे, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, इसलिए मैंने कहा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वो आप नोट्स बना लें, उसमें से एक क्वेश्चन हर बार रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हायर एजुकेशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसमें चीज़ें आपको ज़्यादा लर्न करनी है, समझना भी है, क्योंकि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। फैक्ट्स ज़्यादा हैं तो आपके मेमोरी में जितना रहेगा उतना आप ज़्यादा करेक्ट टिक कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या है? लॉजिकल रीजनिंग में आपने देखा होगा कि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट एजम्पशन से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करिए कि एक स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा, और उस कंक्लूजन में आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन मिलता है या नहीं मिलता है। ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये लेंदी है, ट्रिकी है, तो इसमें आपको ट्रिक्स सीखने होंगे लॉजिकल रीजनिंग में, ठीक है। जैसे सपोज करिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग, ऑल डॉग आर बैट्स, ऑल बैट आर बैडमिंटन। कंक्लूजन में आ गया ऑल डॉग आर बैडमिंटन, ऑल बैट आर कैट। इस तरीके से अब आपको बताना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में कंक्लूजन कौन से सही हैं स्टेटमेंट के आधार पे, बेसिस पे। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं इसमें। इसमें ट्रिक्स होता है, ठीक है, ऑल, सम, नो, सम नॉट, ठीक है। बहुत सारे प्रोपोजिशंस होते हैं, इन्फ्रेंसेस होते हैं। तो ये पूरा ट्रिक है, इसमें आपको थोड़ा लर्न करना है, थोड़ा ट्रिक को समझना है, ठीक है। तो आप इसमें प्रैक्टिस के बदौलत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़े ट्रिक्स को माइंड में रख लोगे, तो ये यूनिट भी आपका अच्छे से हो सकता है, ठीक है। बहुत लेंदी नहीं है लेकिन ट्रिकी है, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग है तो ट्रिकी तो होगा ही। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है। ये जो मैंने 8 यूनिट्स आपको बता दिए, ये हो गया थ्योरेटिकल। इसमें आपको लर्न भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है। इसके बाद 2 यूनिट हैं, वो है मैथमेटिकल पोर्शन। मैथमेटिकल में क्या आपको देखना है, एक देखना है आपको DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे चार्ट्स आ सकते हैं, है ना। उसमें आपको थोड़े से, उसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए DI एक ऐसा यूनिट है जिससे बच्चों को हम सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बहुत ही ईजी है, बशर्ते आप उसका हर दिन प्रैक्टिस करें। उसमें आपको क्या क्या देखना है मैं बता देता हूँ। पहला, आपका एडिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, जोड़ सब्ट्रैक्शन अच्छा होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिवीज़न आपको आना चाहिए अच्छे से, एवरेज आपको आना चाहिए, औसत, परसेंटेज आपको आना चाहिए, और रेशियो और प्रोपोर्शन। ये जो 7 मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इसको प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। इन 6-7 यूनिट्स को आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका DI हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट्स उसमें आते हैं, जो मॉडल्स क्वेश्चंस के आते हैं, उसमें आपको कभी एवरेज निकालने दे देता है, कभी परसेंटेज निकालने दे देता है, ठीक है। सपोज करिए कि मेरे इंग्लिश में 80 मार्क्स हैं और किसी के 90 मार्क्स हैं, तो बताइए कि मेरे और अगले के बीच में क्या परसेंटेज का डिफरेंस है। मतलब मेरे 80 हैं, अगले के 90 हैं, तो 10 मार्क्स का डिफरेंस है, लेकिन परसेंटेज में कितना का डिफरेंस है। तो बहुत ईजी होता है, बेसिक मैथ्स है, क्लास 6, 7, 8 स्टैंडर्ड का, लेकिन आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहज होगा, ठीक है। ज़्यादा फैसिलिटेट आप अपने आप को कर पाएंगे उस टॉपिक में। तो DI में ये है, ठीक है। ईजी यूनिट है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है इसमें, आप प्रैक्टिस करें, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है वो है रीजनिंग का। ये प्योर रीजनिंग है। इसमें क्या आता है, इसके 4-5 इसमें चैप्टर्स हैं जो आपको करना है, जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है। इसके बाद आपके अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, जो 3-4 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं वो आपको इसमें देखने हैं। कैलेंडर, क्लॉक एंड टाइम, ठीक है, ये सारे आपको देखने हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको कभी ब्लड रिलेशन से आ जाएगा क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे रिलेटिव्स, आपके मामा के बहन का भाई की बहन के मामा आपके क्या लगते हैं, तो ये रिलेशन आपको इस्टेब्लिश करना होता है। ये बहुत ही माइंड गेम होता है, इसमें आप प्रैक्टिस, हर चीज़ों में प्रैक्टिस की ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर आप टॉपिक को समझोगे तो बहुत टफ नहीं है, क्योंकि बचपन से ही आप देखते हो। दूसरा क्या हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग। अगर दिल्ली को ABCDE बोलते हैं तो बताइए महाराष्ट्र को क्या बोलेंगे, तो आपको जो है चार्ट बनाना पड़ता है, इसमें भी ट्रिक होता है।
इसके बाद नंबर सीरीज़ के लिए आपको जो है टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, सब्ट्रैक्शन एडिशन आना चाहिए अच्छे से, तो नंबर सीरीज़ कर लोगे। फिर अल्फ़ाबेट के भी सीरीज़ आ जाते हैं कई बारी, तो अल्फ़ाबेट के सीरीज़ आप करोगे। इसके बाद कैलेंडर से एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है आजकल, रिसेंट में मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2-3 बार से लगातार कैलेंडर का एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो कैलेंडर में क्या रह सकता है कि अगर 20 फरवरी 2021 को सैटरडे है तो बताइए कि 1 जनवरी 1991 को कौन सा डे था। तो ये सुनने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन इसका भी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक जान लोगे तो शायद आपको मिनट भी ना लगे, आप कुछ सेकेंड में ही बता दो कि 1950 में 7 फरवरी को क्या डे था। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इस ट्रिक को आपको समझना है, पढ़ना है, जानना है। तो ये पूरा एक कॉन्क्रीट सिलेबस है नेट का। 10 यूनिट है पेपर 1, बाकी पेपर 2 मैंने बता दिया कि आपने जिस सब्जेक्ट से मास्टर्स कंप्लीट करा है उस सब्जेक्ट से ही आपका पेपर 2 आएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे उससे। और पेपर 1 सभी के लिए सामान्य है, कॉमन है, ईजी है। आप इसमें अगर 45-50 दिन अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आप 80+ स्कोर कर सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में कि आप सभी JRF क्वालिफाई कर जाएं, PhD में एनरोलमेंट हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएं, ऐसी प्रार्थना विश करता हूं। और मेरे चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, दूसरों से भी करवाएं, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके साथ साझा करते रहूं और आपको फ्रीली आप इन सभी चीज़ों को असेस कर सको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।